मित्रों, मैं अभी पटना में हूँ और पटना में मेरे सामने हैं डॉक्टर अनिल सुलभ जी। आपको बता दें इनके बारे में कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसका कि 106 वर्ष का इतिहास है और उसके वर्तमान अध्यक्ष यही हैं। 12 से लेकर अभी तक अध्यक्ष पद पर हैं और इनके समक्ष इनके द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। मुझे भी श्री डॉक्टर संजय पंकज जी से इनका पता मिला और उन्होंने कहा कि आप ज़रूर हिंदी साहित्य सम्मेलन में जाइए और वहाँ मिलिए। सुलभ जी हिंदी की आवाज़ उठाते हैं और बहुत देश विदेश में इन्होंने संस्था खोल रखी है। मैं अभी डॉक्टर सुलभ जी के सामने हूँ और उनसे मैं जानना चाहूँगा हिंदी की वर्तमान स्थिति। सुलभ जी बताएं आप। मिश्र जी, सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने फिर से मुझे नेपाल के अपने मित्रों के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया है, नेपाल के भाई बहनों से जुड़ने का अवसर प्रदान किया है और इस बहाने से और पूरे देश और दुनिया के लोगों से भी जुड़ने का अवसर प्रदान किया। नेपाल के साथ बिहार का विशेष रूप से और भारत का एक नैसर्गिक संबंध है। भारत नेपाल एक पड़ोसी राष्ट्र ही नहीं है, हमारा एक बहुत ही प्राचीन सुदृढ़ सांस्कृतिक संबंध हमारा है, वैवाहिक संबंध हमारे बीच होते रहे हैं। तो इस प्रकार नेपाल से हमारी गहरी आत्मीय बंधुता है, आत्मीय संबंध है और हिंदी इसे और प्रगाढ़ कर रही है, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी एकमात्र संस्कृत के बाद भाषा है जो हम बोलते हैं वही लिखते भी हैं, अर्थात जो लिखते हैं वही बोलते हैं। और इसमें ऐसी वैज्ञानिकता है, इसका व्याकरण बोध ऐसा है, इसमें इतनी सहजता और सरलता है, थोड़ा सा ध्यान देने से भी कोई भी व्यक्ति हिंदी सीख सकता है और समझ तो बहुत आसानी से सकता है। इसकी इसी विशेषता के कारण निखिल विश्व में हिंदी का प्रभाव बढ़ा है, हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है, हिंदी से प्रेम का जुड़ाव हुआ है और हिंदी प्रेम की बात करती है। यूँ तो सभी भाषाएं प्रेम की बात करती हैं और सभी भाषाएं आदरणीय होती हैं, क्योंकि सभी भाषाएं किसी न किसी समुदाय की मातृभाषा होती है और मातृभाषाओं को भी माता के समान ही समादर मिलना चाहिए, श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। तो मातृभाषा के प्रति तो सबकी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन हिंदी की विशिष्टता इस रूप में है कि हिंदी की सरलता के कारण, इसकी मधुरता के कारण, इसके माधुर्य के कारण ये पूरे विश्व में बहुत ही आदर से स्वीकार की जा रही हैं, इसका स्वागत हो रहा है और बहुत तेज़ी से विश्व में यह बढ़ भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि विश्व की एक जो संपर्क की भाषा हो सकती है, आगे आने वाले वर्षों में, दिनों में अंग्रेजी का विकल्प बन कर के हिंदी आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है और वह इसमें विद्वानों का मत भी यही है। सुलभ जी, यहाँ हम पूछना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि विश्व में लोकप्रियता बढ़ी है, यह सच है, विश्व में तो बढ़ रही है, हिंदी आगे बढ़ रही है, लेकिन आप का पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है और आप बिहार के हैं और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। तो आप नेपाल के बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे
कि नेपाल में लोकप्रियता तो बढ़ी है, लेकिन साथ साथ इसने हिंदी के विरोधियों को भी बहुत बड़ा तादाद में जन्म दिया है। उसमें खास करके सबसे ज़्यादा हिंदी का विरोध करने वाले मैथिली क्षेत्र से हैं। और आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, तो मैथिली भाषी क्यों विरोध करते हैं? मिश्र जी, मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता। नेपाल के जो मूल निवासी गोरखा हैं, हालांकि नेपाल का जो क्षेत्र है तराई का, उसमें तो बहुत सहस्राब्दियों से यहाँ के लोग रहते आ रहे हैं। तो अगर गोरखा पहाड़ी अगर विरोध करें तो एक क्षण के लिए माना जा सकता है कि उनके मन में कोई कारण हो सकता है जी। किंतु ये मैथिली क्षेत्र से इसका विरोध हो, मैथिली क्षेत्र से इसका विरोध हो, तो मैं समझता हूँ कि यह दुखद है, उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मिथिलावासियों को कम से कम नेपाल में अधिक सहयोग करना चाहिए और हिंदी को सुदृढ़ करने की चेष्टा करनी चाहिए वहाँ, क्योंकि हिंदी के कारण ही उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नेपाल में मेरा विचार है कि तराई के क्षेत्र जितने के लोग हैं जो अपने घरों में मातृभाषाएं जो बोलते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, वो बोलें, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में उन्हें हिंदी को प्रोन्नति देनी चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ाना चाहिए, हिंदी को आगे रखना चाहिए। और इससे उनके जो सांस्कृतिक संबंध है वो और सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, अब मैं थोड़ा आ रहा हूँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बारे में। अब जैसे आज ही मुझे यहाँ पता चला कि नेपाल के भी कुछ साहित्यकार इससे जुड़े हुए हैं और नेपाल में इसका संस्था दरता है या नहीं है, लेकिन गठन है ये, लेकिन हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। और ये जो लोग आ रहे हैं वो हिंदी के बारे में अच्छी जानकारी क्यों नहीं देते हैं यहाँ पर? और आप क्या जानते हैं, आप क्या सलाह दीजिएगा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से? देखिए मिश्र जी, जब मैं पहली बार 2012 में सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का, तब से जहाँ भी गया भारत से बाहर, भारत में भी जहाँ कहीं भी अन्य प्रांतों में, तो वहाँ हिंदी को मजबूत करने की चेष्टा की और वहाँ हिंदी वालों को और उत्साहित प्रेरित करने की चेष्टा की है। भारत के बाहर जहाँ गया वहाँ ये चेष्टा की कि वहाँ का हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थापित हो जाए। इंग्लैंड गया तो वहाँ ग्रेट ब्रिटेन हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कराई। सिंगापुर गया तो सिंगापुर हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कराई। मॉरिशस गया तो मॉरिशस हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कराई। दुबई गया तो अरब अमीरात हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कराई। और मुझे ये कहते हुए बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि दुबई में, अरब अमीरात में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के 1 साल के भीतर वहाँ की न्यायपालिका में हिंदी तीसरी राजकीय भाषा घोषित हो गई। तो एक उपलब्धि मानता। उसी तरह से बाली गया तो बाली हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। थाईलैंड में गया तो थाईलैंड में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की। तो इस तरह से, और नेपाल में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कराई है। तो ये एक सिलसिला हमने स्थापित की है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि हम हिंदी की व्यापकता को समझें और बढ़ाएं। तो इस दृष्टि से हम लोग एक चेष्टा में निरंतर रहे हैं। तो नेपाल में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना।
वहाँ के वरिष्ठ कवि यानी कि आपके यहाँ के वरिष्ठ कवि डॉक्टर रामदयाल राकेश जी की अध्यक्षता में वहाँ नेपाल हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हो चुकी है। अब राकेश जी थोड़े अब वृद्ध हुए, इसलिए तो उतनी सक्रियता उनकी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अन्य जो युवा सहयोगी उनके साथ हैं वे ये अवश्य चेष्टा करेंगे कि वहाँ उन्नति हो। जी, आपके हाथ में है ये हम हेलो हाँ 4 बजे चाहिए।